वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसे हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें मोल समझने में दिक्कत होता है, या जो अभी पहली बार मोल्स पढ़ रहे हैं, या जिन्हें फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, उसका रूट कॉज है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को अपना पक्का कर लिया तो आपके आने वाले जितने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, साथ ही साथ पूरी की पूरी केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन पार्ट है, वो बहुत इजी हो जाएगा। इस चैप्टर की नीट में वेटेज भी है, और ये चैप्टर आगे केमिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी नीट की सिलेबस की बात करें तो इस चैप्टर में आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट पार्ट है। इसमें बहुत कुछ समझने वाली पार्ट भी नहीं है और इससे बहुत कुछ आता भी नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम सारी पूरी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री के वो पढ़ लेंगे, तो लास्ट में इसके 5-6 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं, उसको समझ लेंगे। अभी हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस हम समझेंगे कि भैया ये मास जो है, जो मास एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, उसको कैसे रीड आउट करना है, कैसे उसको समझ लेना है। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन, स्टीकियोमेट्री, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टीकियोमेट्री, ये सिलेबस है जो नीट में आता है। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपका चैप्टर मॉलिक्यूलर मास या मोल कॉन्सेप्ट से ना स्टार्ट करके एसआई यूनिट और यूनिट कन्वर्जन से चालू करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि पूरी के फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, जिसको कहते हैं हम लोग यूनिट कन्वर्जन। अभी आप मोल्स पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें आपकी मोल में है, कुछ चीजें यही मोल मास में होगा। मास कैसे लेना है आपको पता है, मास होता है, बट मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको पता है या नहीं? मैं आपको बताता हूं, यहां से बात को स्टार्ट करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज, इनके कुछ सिंबल होते हैं। बेशक ये आप जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक बार आपको वापस से रिकॉल कर दे रहा हूं। यही होती है इनकी एसआई यूनिट, और इस एसआई यूनिट का भी एक सिंबल होता है। इसका पहला पार्ट हम लोग ये देखने जा रहे हैं, पहला जो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसका मतलब क्या फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ 7 है? हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ 7 है। इसके बाद की जो भी क्वांटिटीज आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या पूरे साइंस में पढ़ेंगे, वो डेराइव्ड क्वांटिटीज है। एज सिंपल एज देयर नेम, डेराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब वो कहीं ना कहीं से डिराइव हुई होगी। और वो कहां से डिराइव हुई होगी? फिजिकल क्वांटिटीज से। हालांकि ये आपका फिजिक्स का पार्ट है, जो आप यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं उसमें आपको बताया जाता है व्हाट आर डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि मैं आपका एक यूनिट कन्वर्जन का बेस बहुत तगड़ा करना चाह रहा हूँ कि आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत ना हो। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लेंथ वाले पार्ट से। पहला यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा बताइए टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। आप देखेंगे इनमें पूरी की पूरी, मोटा मोटी तौर पे पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गई, पूरी की पूरी हमारी साइंस आ गई। इसीलिए इन्हें फिजिकल कहा गया, क्योंकि इनसे बाकी सबको डिराइव करना बहुत इजी हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब समझेंगे, बट विथ टाइम समझेंगे। इसको मैं पूरा लिख दूं क्या? चलिए पूरा लिख देता है। चलिए, अब मैं बात करता हूं लेंथ की। लेंथ की ऐसा यूनिट, अच्छा पहले मैं क्या इनकी यूनिट लिख दूं क्या? लेंथ को एल से लिखते हैं, मास को एम से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से लिखते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई यू होता है, ऐसा वाला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वैसे नीटा से लिखते हैं। ऐसा यूनिट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो लेंथ की ऐसा यूनिट आप सभी जानते हैं मीटर होती है, एम से लिखते हैं। मास की ऐसा यूनिट आप सभी जानते हैं
जो कहीं भी जाते हैं आप किलोग्राम में बात करते हैं, राइट, तो आप केजी लिखते हैं। टाइम हम सबको पता है सेकेंड, एस भी लिखते हैं या मोर कॉमन है सेकेंड लिखना, SEC, राइट। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आप एम्पियर को लेके, बट ए से लिखते हैं। टेम्परेचर केल्विन, इसका तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज है भैया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लिखते हैं कैंडेला, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, और इसकी सिंबल होती है MOL। सही बात है। ये हमारा इस चैप्टर का पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो ये है। मैं इसका बी पार्ट आपको बताना चाहता हूं। जो बी पार्ट है, कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स। पूरी साइंस में, आपके पूरे 11th-12th के टॉपिक में, फिजिक्स केमिस्ट्री या जहां भी कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, वहां कुछ कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे, बहुत ज्यादा, इसलिए कॉमनली कह रहे हैं। मान लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए वैसे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। एक बहुत सिंपल कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डेका खराब हो गया क्या? अब ठीक है। अच्छा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। मीटर मतलब 1 मीटर। अब इसके ऊपर आप बढ़ते जाओ, ये 10 है, ये 100 है, और ये 1000 है। मीटर में, मीटर में, मीटर में, नीचे आते जाओ, ये 1/10 मीटर है, ये 1/100 है, ये 1/1000 मीटर है। बट साइंस में आप इसको ना ऐसे लिखेंगे, 10⁻³ मीटर, 10⁻²मीटर, this is the 10 meter, this is 1 meter, and this is 10⁻⁻1 meter. Similarly, 10⁻⁻2 meter, 10⁻⁻³ meter. ठीक है। अच्छा, कुछ जगह आपको बोलेगा नैनो, नैनो इज 10⁻⁻9। माइक्रो, माइक्रो को ऐसे भी लिखते हैं, व्हाट इज दिस, 10⁻⁻6। कुछ जगह बोलेगा पिको, 10⁻⁻12, और शायद ही कहीं होगा बट फेम्टो भी बोल देता है, तो हम फेम्टो भी लिख लेते हैं 10⁻⁻15। अच्छा, एक जगह आपको मेगा भी बोल सकता है, तो मेगा इज 10⁻⁶। ठीक है। दीज आर ऑल्सो द प्रीफिक्सेस जो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला 5 माइक्रोमीटर्स, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, बट ये आपको समझ में आ जाना चाहिए 5 माइक्रोमीटर्स 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिजिकल क्वांटिटीज देख ली, और अब हमने देख लिया उसके यूज प्रीफिक्सेस। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं उतने देर से जहां के लिए मैं आना चाह रहा हूं, उस पार्ट का नाम है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख लेंगे। जैसे मैंने बोला आपको लेंथ, राइट, लेंथ में आप ये तो जानते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर। आप जानते हो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻3 मीटर। आप जानते हो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। ये सब आप जान चुके हो। क्या आप ये जानते हो 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर? ये ऐसे ही नॉलेज वाला फैक्ट है, बट क्या इसमें सबसे ज्यादा पूछूंगा साइंस में,
मैं या कोई भी किताब का सवाल, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, और आप ये बोल सकते हो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट जो है ये भैया एमटीआर। एमटीआर क्या होता है? दो बातें। पहला मतलब है एमटीआर का मस्ट टू रिमेंबर, और दूसरा है मुझे तो रट लो, बहुत काम दूंगा। ठीक है, तो लेंथ के बाद हम दूसरा जो देखते हैं वो है मास का यूनिट कन्वर्जन। मैं एक सवाल कराऊंगा आपका, क्या आपको ये पता है 1 ग्राम इज 10⁻³ मिलीग्राम? क्या आपको पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम? क्या पता है 1 टन इक्वल्स टू 10⁻³ kg? बट क्या ये लेके जाना है क्या? नहीं, ये लेके जाना है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये 1 AMU होता क्या है, बट अभी के लिए आप ये याद रख लो 167 × 10⁻⁻24 kg। ठीक है, मैं इस तरह से जिस भी पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसका मतलब है भैया वो आज तो आपको याद कर लेना है। हम बहुत कॉन्सेप्ट और बहुत लॉजिक से पढ़ेंगे, बट कुछ चीजें याद होनी बहुत जरूरी है, वरना फिर मजा नहीं है। अगर हर चीज पे आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे और आपको कुछ याद नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं हुआ, वो भागना हुआ, और याद करने से आप नहीं भाग सकते। क्या आपको ये पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं? ये सब आपको पता होता है, ये वाली बात जो है आपको पता है, बट मजा क्या है? मजा ये है कि आप ये याद करिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, और वो इक्वल होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। तो सर आपका मतलब ऐसा, मैं इस 1000 ml को क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर क्या इस सेंटीमीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ ऐसे भी मिलेगा आपको, ये भी सही है। तो सर अगर सेंटीमीटर, मीटर और लीटर का आपने कन्वर्जन ऐसे किया, तो ऊपर मैं लेंथ पढ़ के आया हूँ, क्या मैं ये बोलूं कि 1 ml जो होगा सर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा? सर इसका मतलब क्या मैं 1 cc बोल दूं? बिल्कुल बोल दूं। सर क्या मैं सही हूं? बिल्कुल आप सही है। ठीक है सर, क्या इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं? चलिए चौथी वाली बात कर लेते हैं। चौथा वाला जो यूनिट कन्वर्जन है वो है एनर्जी का। एनर्जी, क्या एनर्जी को भी कन्वर्ट करना है? ये थर्मोडायनेमिक्स आपके फिजिक्स का ले लो, केटीजी ले लो, आप पूरा थर्मल फिजिक्स का सेक्शन ले लो, और केमिस्ट्री का थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स ले लो। एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम आपको इतनी बार आएंगी ना, इतनी बार आएंगी कि अगर आज आपने इसको अपने कंफर्ट जोन में नहीं लाए, आज अगर आप इसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हुए, इसको अपने दिमाग में सेट नहीं किया, तो ये बहुत दिक्कत देने वाला है। तो वो कल दिक्कत दे, आज थोड़ा दे दे, लेकिन याद तो करा ले। एक कैलोरी, आप बहुत सुनते होगे कैलोरी, 4.2 जूल्स। तो 1 जूल्स 10⁻⁷ अर्ग, 1 लीटर ATM। थोड़ी नई यूनिट हो सकती है अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है, अगर आपने आज तक पढ़ा है तो आपके लिए बहुत बहुत कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि भैया आपका एक बार तो रिविजन में करा दो, इतना तो बनता है। एनर्जी का पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब एक सेक्शन और बच रहा है हमारा, प्रेशर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि भैया जी प्रेशर, प्रेशर बहुत मस्त है, बहुत सिंपल है। आप याद करेंगे एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equals to 760 torr, which is equals to 760 mm of Hg, which is equals to
76 centimeter of Hg. What is this Hg? This is mercury, आप पढ़ के आए हुए हैं. और nearly equals to 10 raised to power 5 pascals. PA लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है उसका. एंड 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये प्रेशर की कन्वर्जन है. ठीक बात है. तो इसी के साथ हमने देखा यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हमने लेंथ को देखा, मास को देखा, वॉल्यूम को देखा और साथ में एनर्जी देखी. लास्ट में हमने प्रेशर देखा. ये पूरा यूनिट कन्वर्जन मैं एक बार वापस से आपके लिए लिख रहा हूं. ये पूरा यूनिट कन्वर्जन एमटीआर है. इधर आपने एक बार अगर कुछ याद नहीं भी किया तो भी क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है. ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट ये पूरा इंपॉर्टेंट है. ये आपको पढ़ना ही होगा, याद करना ही होगा, वरना ये सवाल नहीं होंगे आपसे. अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कन्वर्ट 2 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू अर्ग, आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ये पता हो कि भैया 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 101.3 जूल्स है और 1 जूल्स 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग है. तो मतलब लीटर एटमॉस्फेयर से आप लीटर एटीएम से आपको जाना है अर्ग पे. बट आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको जाना होगा पहले जूल्स में और जूल से आपको जाना होगा अर्ग में. तो ये आपको याद करना होगा. बहरहाल इसका आंसर लिख लेते हैं. 2 लीटर एटमॉस्फेयर की बात की गई है, तो 2 इंटू 101.3, अब तो ये जूल्स हो गया. और इस जूल्स को मुझे अब ले जाना है अर्ग में. तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 101.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7. क्या अब ये अर्ग हो गया? क्या आंसर लिख सकते हैं? अरे बोलिए, क्या ये हमारा आंसर है या नहीं? यही आंसर है. ठीक बात है. ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर दिया. अब कन्वर्ट 2 एटीएम इंटू सीएम ऑफ एच जी. अच्छा, क्या मुझे ये पता है, मैं अभी अभी देख के आया हूँ. ये 1 ATM is 76 cm of Hg, 76 centimeter of Hg is equals to 76 cm of Hg. क्या यहाँ 2 है तो इंटू 2 किया, क्या ये 2 ATM आ रहा है? क्या इधर भी 2 कर दूं? क्या 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ रहा है? यही तो आंसर है. अब कन्वर्ट 20 डेसीमीटर क्यूब into ml. This is 20 डेसीमीटर क्यूब into ml. अच्छा, डेसीमीटर डेसीमीटर सर, कहीं वॉल्यूम वॉल्यूम में आपने बोला था, ये रहा सर. 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर था सर. 20 डेसीमीटर क्यूब बराबर 20 लीटर. और 1 लीटर में, यहां लिख देता हूं, और 1 लीटर में 1000 ml था सर. या आपने बोला था 10 रेज़ टू पावर 3 ml भी लिख सकते हैं. तो सर 20 लीटर के अंदर तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ml, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ml. यही आंसर है. यही आंसर है. कितना इजी है ये. इसमें कुछ करना है, यूनिट कन्वर्जन है, आप करेंगे. अब आते हैं हमारे चैप्टर के टॉपिक पे, मोल कॉन्सेप्ट पे. कि मोल कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर को हम बोल रहे हैं, बार बार आप सुन रहे हो मोल 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 मोल. ये मोल क्या है? आप बोल रहे हो बार 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 बार, ये एक नाम ले रहे हो आप, ये मोल. ये क्या है? ये ऐसी क्या चीज है ये? तो एक मोल और कुछ नहीं है, एक सब्सटेंस का अमाउंट है. अगर मैं इसके डेफिनेशन पे चलूं तो अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 atom. कुछ समझ में नहीं आया?
कुछ समझ नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। बट ये डेफिनेशन है, एक बार इसको लिखते हैं फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 1 मोल अमाउंट of substance is as many entities, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं एंटिटीज को, as there are atoms present in 12 gram of C12 sample। नहीं नहीं सर, नहीं भाई, नहीं नहीं भैया, ये वाला तो समझ ही नहीं आया, ये तो मतलब हदी बाउंसर हो गया। ये क्या क्या लिख गए हो? ये 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 सैंपल। देखो भाई, इसके पीछे की एक स्टोरी, अगर मैं स्टोरी बताऊं तो बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या किया गया, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैलकुलेट किए। उससे पता चला कि 1 C12 एटम जो है वो 1.99 समथिंग इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। तो 1 ग्राम में आ गया 1 अपॉन वो बड़ा सा नंबर। तो जो 12 ग्राम थे उस 12 ग्राम में आ गया 1 अपॉन वो बड़ा सा नंबर इंटू 12। और जब उसको डिवाइड किया तो हमें 1 मोल की वैल्यूएशन मिल गई। ये कितनी थी? अच्छा, ये जो नंबर आया, इस नंबर को एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया इस नंबर को? Na बोल दिया, एवोगाड्रो नंबर। वो सब तो ठीक है सर, ये भी समझ गए, ये भी याद कर लेंगे कि 1 मोल बराबर इतना है। बट क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है तो क्या? चलो, ऐसे नहीं समझ आएगा ये। इसके लिए लाओ थोड़ा सा अपन रंग बदलते हैं। चलो थोड़ा सा पिंक में चलते हैं, इस दुनिया में चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चमकाते हैं कि मोल क्या चीज है। मोल, आप जानते हो, आप 1 डजन बनाना लो, वो आपको कितने बनाना देता है? 12 बनाना देता है। तो क्या 1 डजन 12 है? आप उसे बोलो कि भैया मुझे हाफ डजन देना, हाफ डजन बनाना दो। अब वो आपको क्या करेगा? वो आपको 6 बनाना देगा। उसने बनाना नहीं काट दिया आधा आधा, आपने हाफ डजन बोला तो उसने इस 1 डजन की जो वैल्यू है वो है 12, इसको हाफ कर दिया तो आपको 6 मिल गया। तो जो डजन है, तो जो डजन है वो डजन 12 न्यूमेरिक यूनिट्स को डोनेट कह रहा हूं, सॉरी, डिनोट करता है। इफ डजन इज 12, आप कुछ भी लेने जाओ, आप बोलो मुझे 1 डजन पेन चाहिए, वो आपको 12 देगा। आप बोलो मुझे 1 डजन ऑरेंज चाहिए, वो आपको 12 देगा। आप बोलो मुझे 1 डजन रुमाल चाहिए, वो आपको 12 देगा। 1 डजन सॉक्स चाहिए, वो 12 देगा। तो मतलब 1 डजन डैश इक्वल्स टू 12 नंबर ऑफ डैश। 1 डजन, आप यहां पर एप्पल भरो, आपको 12 नंबर ऑफ एप्पल देगा। यहां पर आप सॉक्स भरो, वो आपको सॉक्स देगा। आप यहां रोटी लिखो, वो आपको 12 रोटी देगा। आप यहां जो भी लिखोगे वो ही देगा। तो क्या ये 1 डजन इस 12 को डिनोट कर रहा है? सॉरी, बार बार डोनेट बोल रहा हूँ, डिनोट कर रहा है, ना कि इसको।
अरे हाँ कि ना, एक बार बोल दो भैया। अगर वो इसको कुछ नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक मोल कुछ भी इक्वल्स टू इतना नंबर ऑफ कुछ भी। वन मोल कुछ भी इक्वल्स टू इतना नंबर ऑफ कुछ भी। वन मोल, अब मैं यहां पर कलम चेंज कर रहा हूं, वन मोल इलेक्ट्रॉन equals to 6.022 into 10 to the power 23 number of electrons, protons, protons, neutron, neutron, ions, ions। अरे हाँ कि ना, तो ये सब चीज तो आप भूल जाओ, आप ये याद रखो कि मोल क्या है। मोल एक ऐसा वर्ड है जो इस एंटिटी को डिनोट कर रहा है, और वो एंटिटी का नंबर इतना है, और इस नंबर को हमने एवोगैड्रोस नंबर बोला, जिसको Na से रिप्रेजेंट करा। मोल समझने के लिए बहुत जरूरी है, आपको मोल में इतनी ही चीजें हैं जो समझनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पहले से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि वन मोल कुछ भी इक्वल्स टू इतना नंबर ऑफ, वही जो सोचे होगे भाई, एटम सोचा था एटम था, मॉलिक्यूल सोचा था मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रॉन सोचा था इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था तो प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था तो न्यूट्रॉन था। इस डैश वाले जगह पे जो भरोगे, इस नंबर वाले जगह के बाद वही होगा। अरे हाँ ना, अब मोल आप समझ लोगे, इस मोल पे जब मैं सवाल कराऊंगा और इस मोल के और एप्लीकेशन बताऊंगा, आप और अच्छे से समझोगे। बट उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं। ये टर्म बार बार यूज होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं इसको एक बार हम लोग क्लियर कर लें, और क्लियर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, अपने लिए बढ़िया। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू से लिखते हैं भाई जी इसको। डेफिनेशन वाला पार्ट है, थोड़ा याद कर लेने वाला पार्ट है। तो एएमयू क्या है? एएमयू कुछ नहीं है बट वन एएमयू is the mass of 1 by 12th of the mass of C12 atom। सही बात है। तो 1 AMU की जो वैल्यू है, याद करने वाला पार्ट है, मैंने बोला ही आपको, इज इक्वल टू, हम पहले भी देख के आ रहे हैं, 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज आप याद रखो, मैंने बोला 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम है। अगर आप ध्यान दो तो ऊपर मैंने आपको बताया था, इतनी एंटिटीज जितनी 12 ग्राम ऑफ C12 सैंपल में है, तो क्या मैं यहां से ये फॉर्मुलेट कर सकता हूं कि 1 AMU इज 1 by Na। ये भी याद कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे, बहुत काम की बात है। एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास को आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन 1 AMU। नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर is heavier in comparison to 1 AMU। एक एटॉमिक मास यूनिट से वो कितना ज्यादा टाइम्स ज्यादा बड़ा है, ये उसका एटॉमिक मास है। इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास। लाइक आप हीलियम देखते हैं, आपने हीलियम देखा होगा, हीलियम यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 4, 4 AMU। क्या आप नाइट्रोजन लिखते हैं 14 AMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या था? 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम का मास। और ये एटॉमिक मास क्या है? उससे कितना ज्यादा मास। ठीक बात है।
ये ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने दिया है। इसमें मैं एक सवाल करा दूंगा आपको, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएंगे एक बार में। सवाल क्या है भैया, कि एक ये है सोडियम, इससे जान पहचान है आपको। अब आप क्या करो, आप इसका एक मास ऑफ वन एटम निकालो पहले, एक एटम का मास निकालो, और फिर आप मास ऑफ वन एटम इन ग्राम्स निकाल देना। अच्छा, मैंने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर इन कंपैरिजन टू 1 mu। मतलब ये जो 23 है, ये AMU है, 23 AMU, सही बात है। और इस 23 AMU को चेंज करने के लिए 1.67 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम्स, जब आप ये कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर नियर अबाउट 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 ग्राम्स आएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप कोई भी एक एलिमेंट देखते हो x, उस एलिमेंट के ऊपर आप देखते हो एक a और एक z। हालांकि ये बातें आपको पता होंगी, बट मैं एक बार वापस से आपको बता दे रहा हूं। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। इसका काम आएगा बाद में। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत बोल देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। बट ये एक क्या है, ये मास नंबर है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज व्हाट? न्यूक्लियन। इनको न्यूक्लियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है इसलिए बोलते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है। इस बात को जरूर याद रख लेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन नहीं भूलना है आपको। तो अब जैसे यहां पर था 23 मास नंबर था, तो मुझे पता है ये मास नंबर है तो 23 AMU, लेकिन एक एटम का ग्राम में कितना होगा? इतना होगा। ठीक बात है। बात आता है मॉलिक्यूलर मास पे, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब क्या मैंने आपको एटॉमिक मास बताया, क्या आप मॉलिक्यूलर मास के बारे में सोच सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हेवियर, number of times a molecule is heavier than 1 AMU। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं आपसे इस पर कुछ एग्जांपल अगर करा दूंगा तो क्या क्लियर हो जाएगा एकदम हमेशा के लिए? हाँ, चलो H2O की बात करते हैं। जल ही जीवन है, जल से स्टार्ट करते हैं। क्या दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, क्या जोड़ दें? दो हाइड्रोजन मतलब 2 प्लस एक ऑक्सीजन मतलब 16। क्या ये 18 AMU है? और बताओ, और बताओ। CO2 के बारे में बहुत पढ़ते हो, आओ देखते हैं। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन। कार्बन मतलब 12, ऑक्सीजन मतलब 16 गुने 2 32। तो 32 12 प्लस 32 दैट इज 44 एम। अरे हाँ कि ना। अच्छा, एक नोट पॉइंट यूज कर लेना, हो सकता है आपको आगे जरूरत पड़ जाए। नोट है तो मैं ग्रीन से लिख देता हूं आपके लिए, कि मास बाय डिफॉल्ट AMU में यूज करते हैं।
सही बात है कि नहीं? एक और चीज आप याद कर सकते हैं, कभी कभी आपको दे देगा 1 मोल सैंपल, बट उसकी मर्जी है, इस 1 मोल को वो और ढंग से भी लिख सकता है। अगर वो एटम्स के टर्म में बोलना चाहेगा तो ग्राम एटम्स लिख देगा, और अगर मॉलिक्यूल के टर्म में बोलना चाहेगा तो ग्राम मॉलिक्यूल बोल देगा। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 1 मोल ऑफ हीलियम, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम? बट ये ग्राम एटम, ये मोल है मेरे भाई, ये मोल है, ये मास नहीं है, ये मोल है। अब ग्राम एटॉमिक मास की बात अगर कर लेते हैं, बोलते हैं भैया ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम और अ मोल ऑफ एन एलिमेंट और अ सैंपल। याद करेंगे, मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स और मोल, इसलिए मैं और मोल लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ऑफ एन एलिमेंट और सैंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका मैं एग्जांपल यहाँ एक लूंगा, और आगे और जगह है, आगे और अच्छे से एग्जांपल लूंगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एन। अगर मैं एक एटम की बात करूंगा तो इट्स वेरी सिंपल, 14 AMU। बट 1 ग्राम एटम की अगर मैं बात करूंगा तो मतलब 1 मोल की बात कर रहा हूं, तो 14 AMU इंटू Na। और क्या आपको मैंने बताया था, सिंस 1 AMU इज 1/Na, इससे ये कट जाएगा और आंसर तो आएगा 14 ग्राम्स। ये क्या हो गया? तो जो एमयू में था वही ग्राम में आ रहा है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मान लेंगे, और देखेंगे। सल्फर, क्या सल्फर याद है आप लोग को, 1632? आइए एक एटम की बात करते हैं। क्या एटॉमिक मास यूनिट की बात की थी? 32 AMU। ठीक है, 1 ग्राम एटम की बात करते हैं। क्या 32 AMU? क्या इंटू Nagrams? सर ये क्या हो रहा है? मतलब जो एएमयू में मास था वही मास ग्राम में 1 मोल का मास है। हाँ, जो एक एटम का एएमयू में मास था वही ग्राम्स में उसके 1 मोल का होगा। ये तो कॉन्सेप्ट बन गया। मतलब आगे से अगर सवाल आएगा और सवाल में मुझे डायरेक्ट तुमने बोल दिया कि भैया ये लो एक mg बताओ, 12 mg 24, एक आइटम को बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। 24 AMG तो तुमने लिख के दिया है। क्या 1 मोल का बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, 24 ग्राम कर लेना। अच्छा जी, 1 ग्राम आइटम का बता सकते हो क्या? अरे यही तो है, 24 ग्राम कर लेना। ये दोनों तो एक ही बात है। अच्छा जी, तो जो एक एटम के का एएमयू में मास था वही ग्राम्स में उसके 1 मोल का होगा। अरे हाँ कि ना? तो ये तो भैया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वाली चीजों को एकदम हाईलाइट वाईलाइट करके रखना है भैया अपने नोट्स में भी। आपको नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बनाना ही है। और नोट्स नहीं बनेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नोट्स अगर तैयार रहते हैं आपको रिवीजन में बहुत बहुत हेल्प होने वाली है।
ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है, जरा सोचो। अभी अभी पढ़ के आए हैं ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स वही है क्या? द मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या मोल भी बोल दूं क्या मैं? बिल्कुल मोल है। सैंपल ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूल या मोल, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो क्या मैं सर एक एग्जांपल आप दे दोगे भैया? हाँ जी बिल्कुल दे देंगे। एग्जांपल H2SO4 का देते हैं, जो आपके लिए बहुत कॉमन है। मुझे 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 एक बात नहीं समझ आ रही, एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। H2SO4 को कैसे लिखूं मैं? अभी देख, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4। ये करना है आपको। ये आप जब करने लगोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये 98 AMU है। ये आपने एक, ये जो है, ये आपने एक मॉलिक्यूल का बताया, एक मॉलिक्यूल का बताया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आपने एक मॉलिक्यूल का बताया, बट मुझे अगर एक ग्राम मॉलिक्यूल बोल दिया तो एएमयू है। 1 AMU इज 1/Na, इनटू एन एन से कटेगा। तो क्या यहां भी वो वाली ट्रिक चलेगी कि जितना उसके एक मॉलिक्यूल का एएमयू में, उतना उसके ग्राम मॉलिक्यूल का ग्राम्स में? तो 98 ग्राम्स लिख दूं क्या? क्या सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और नहीं, एक और एग्जांपल दे दो, एक और एग्जांपल दे दोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये ले ले, HNO3 ले लो। तो क्या H को मैं बोल दूंगा 1, N को मैं बोल दूंगा 14, क्या NO3 को मैं बोल दूंगा O3, मतलब 16 3 जा 48। क्या मैं इसको करूंगा तो ये 63 AMU हो रहा है। ये वापस एक मॉलिक्यूल का है। क्या मुझे इसे 63 ग्राम्स कर देना है और ये 1 ग्राम मोल का हो जाएगा, मॉलिक्यूल का हो जाएगा, या मैं इसे बोलूं मोल का हो जाएगा? एक्चुअल मास क्या होता है? एक्चुअल मास वो मास है जिसको हम एएमयू से ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ये आपको आता है? आपको आता है 1 एएमयू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स, इसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। मतलब अगर मैं एग्जांपल ले लूं एक CH4 का, 12 + 4 16 AMU। अगर ये 16 AMU है, 16 ग्राम्स भी हो सकता है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? तो 16/N ग्राम्स कर दीजिए, या -24 ग्राम्स कर दीजिए। ये आपका खत्म हो जाएगा। तो हम अगला जो कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे या इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, वो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स से करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। इसको एक बार रिवाइज करके आए, इसके बाद अपना काम इजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी प्लीजेंट डे फॉरवर्ड।